जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को और ये सारा प्रश्न जो है एसपीडी सामान्य विज्ञान का जो बुक आता है उसी से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हो जाएगा वैलेंटीना तेरेस्को। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगर भारत का पूछता दोस्तों कि भारत से प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी, तो वहाँ पर आप लोग करेंगे आप कल्पना चावला को आंसर, क्योंकि कल्पना चावला जो थी वो भारतीय मूल की नागरिक थी जो अमेरिका में पढ़ाई की और वहीं से उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो प्रथम अंतरिक्ष जाने वाली अगर महिला की बात करें, सिर्फ महिला के पूरे विश्व में, तो हो जाएगा वैलेंटीना तेरेस्को। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में हो जाएगा आपका यहाँ पर कल्पना चावला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम का प्रतीक है, यानी सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है उसको बताना है। तो सोडियम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा यहाँ पर Na हो जाएगा। तो बहुत कॉमन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि सोना, चांदी, कॉपर तथा लोहे में सबसे अधिक तन्य कौन सा है। यहाँ पर डायरेक्ट उसके सूत्र से डिनोट किया गया है Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है। तो यहाँ पर सबसे अधिक अगर तन्य की बात करें तो यहाँ पर आपका Au हो जाएगा, क्योंकि सोना सबसे अधिक तन्य होता है, इसको सबसे ज़्यादा लंबा खींचा जा सकता है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 18 कैरेट में कितना शुद्ध सोना पाया जाता है। तो 18% में अगर 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि सोने जो होती है 24 कैरेट का होता है और 24 कैरेट में से अगर देखें तो आपको अगर 18 कैरेट की बात करें तो 75% हो जाएगा, यानी 18 कैरेट यानी 75% जो है वो शुद्ध सोना पाया जाता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो 24 कैरेट आपका हो जाएगा 100%। और वही पूछा जाएगा कि 12 भाई अगर 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12, तो 12 कैरेट जो होगा सोने में कितना प्रतिशत सोना पाया जाएगा, तो वहाँ पर अगर देखें तो 50% पाया जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंदूर यानी भखरा किसे कहते हैं। तो सिंदूर जो भखरा होता है उसको HGS कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। ये सिंदूर वाला प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार रिपीटेड होता है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि Fe रासायनिक प्रतीक है। तो Fe आपको रासायनिक प्रतीक हो जाएगा लोहे का। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा कि Fe जो होता है लोहे का प्रतीक है। वहीं टीन का प्रतीक की अगर बात करें तो Sn जो होता है वो टीन का प्रतीक है। और तांबे की अगर बात करें तो जो कॉपर यानी Cu आपके तांबे का प्रतीक हो जाएगा। एल्युमिनियम आपको पता होगा दोस्तों, Al एल्युमिनियम होता है। तो इस तरह से जो प्रतीक चिन्ह है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ देता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी आपका कल्पना चावला जी। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये कल्पना चावला से सबसे ज़्यादा चर्चित प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो अंतरिक्ष यान में इनकी मृत्यु हुई थी और कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। तो इस तरह सन को याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछता है यहाँ से। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो चंद्रमा पर उतरने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यान है
वो हो जाएगा अपोलो 11। अपोलो 11 के द्वारा ही चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य वहाँ पर उतरे थे। तो इस तरह से आप अंतरिक्ष यान अपोलो 11 को याद रखेंगे कि चंद्रमा पर प्रथम बार इसी के माध्यम से उतरा गया था, अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका आर्यभट्ट होगा। तो आर्यभट्ट के नाम पर ही ये छोड़ा गया था और इसी चलते चर्चित में रहता है और इसको प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। यानी ऑटोमोबाइल जो होता है दोस्तों, उसमें जो बैटरी फिट होती है यानी जो सेल लगा होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर अगर देखें तो आपका हो जाएगा H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों प्रश्नों को सारा को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और ये बुक में हम देखते हैं कि सारे जो प्रश्न हैं वो ऐसे प्रश्न को ही दिए गए हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा सा फोकस किया जाता है और हम यही बोलेंगे कि आप लोग भी इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपकी ऑटोमोबाइल बैटरी में, जो उपयोगी होता है इस बैटरी के लिए, जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। यानी कि जो बैटरी का तेल किसे कह सकते हैं, ठोस भाषा हम लोग ऐसे समझे तो बैटरी का तेल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 को। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं कि सल्फ्यूरिक जो एसिड होती है उसको बैटरी का सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक है। तो चांदी का रासायनिक जो प्रतीक है वो आपका हो जाएगा Ag। यानी कि Ag मीन्स चांदी होता है। Au की अगर बात करें दोस्तों तो Au मीन्स होता है आपका सोना। और वहीं अगर देखा जाए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो Fe जो होता है वो लोहे का प्रतीक है। और अगर Pb की बात करें तो Pb जो होता है वो किसका होता है, तो शीशे का होता है। अगला प्रश्न है कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। तो सल्फर के अणु का अगर सही सूत्र देखा जाए तो इसका हो जाएगा आपका S8 हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि C2H का सूत्र है। तो ये जो सूत्र दिया हुआ है ये इथाइल एल्कोहल का सूत्र है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो एक शक्कर का भी याद रखिएगा और ग्लूकोज का, दो चीज़ें जो होती है आपको सूत्र याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। तो डाइक्लोरो और डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फ्रियोन 12 के नाम से। तो आप फ्रियोन भी याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। तो फ्रियोन 12 आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो क्विक सिल्वर का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो जो पारद यानी कि जो पारा होता है उसे ही क्विक सिल्वर का नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपका यूरेनियम जो है वो भारी धातु है। अगला प्रश्न है कि पीतल, तांबा और जर्मन सिल्वर में कौन सबसे पाया जाता है। तो पीतल, तांबा और जर्मन सिल्वर में जो कौन है जो सब में पाया जाता है यानी कॉमन है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार अगर देखें दोस्तों तो आपका आंसर तांबा राइट हो जाएगा, क्योंकि पीतल भी पता होगा कि तांबे
के अंश मिला करके बनाया जाता है और तांबा में ऑलरेडी तांबा होता है और जर्मन सिल्वर में भी तांबा का मिश्रण किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर तांबा सभी में कॉमन है, इसलिए सभी में सिल्वर में नहीं, सभी चीज़ों में आपका तांबा पाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किसे लेपित किया जाता है? तो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर जो होता है वो जस्ते का लेपित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम भाई सारा जो अंतरिक्ष केंद्र है वो आपका त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है वो पाथ फाइंडर है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मंगल ग्रह पर कौन उतरा था और चंद्रमा पर कौन उतरा था। तो चंद्र तल पर यानी चंद्रमा पर उतरने वाला जो था, उतारने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष यान था अपोलो 11 था, जबकि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो आपका है वो पाथ फाइंडर है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है कि मंगल ग्रह यानी पाथ फाइंडर और चंद्रमा पर अपोलो 11। तो इस तरह से दोनों को याद रखिएगा ताकि कन्फ्यूजन एग्जाम में ना हो। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप माना जाता है आपके हीरा को। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। और हीरा जो है दोस्तों वो बोला जाता है कि सबसे कठोर धातु है पूरी पृथ्वी में। अगर देखा जाए तो हीरा को सबसे कठोर माना जाता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कार्बन का अपरूप के रूप में, तो हीरा और ग्रेफाइट को कार्बन का अपरूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न भी बार बार रिपीटेड होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो जो हीरा है वो सबसे कठोर पदार्थ में नाम आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो जो सोडियम का परमाणु संख्या होता है वो आपका 11 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो कुछ कुछ जो है दोस्तों उसको परमाणु संख्या को भी याद रखिएगा कि किसका परमाणु संख्या क्या होता है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न में पूछा जाता है। जैसे नियॉन का परमाणु संख्या कितना होगा तो वहाँ पर नियॉन का आपका 10 होगा। वहीं 11 पूछेगा तो आपको पता ही होगा क्या कि सोडियम का 11 है। 21 अगर पूछेगा दोस्तों तो स्कैंडियम जो होता है उसका 21 होता है। और 6 आपको पता होगा कि कार्बन का होता है। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा परमाणु संख्या को। अगला प्रश्न है कि अम्लगम में रहता है। तो अम्लगम में क्या रहता है दोस्तों? तो अम्लगम में आपका रहता है पारा रहता है, यानी KG रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। जबकि आप मैग्नीशियम इसमें नहीं पाया जाता है, सोडियम भी नहीं पाया जाता है और कार्बन भी नहीं रहता है। तो आप AG यानी कि पारा को आसानी से यहाँ पर चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकतम तन्यता वाला धातु है। तो देखिए 2 बार रिपीट हो गया है प्रश्न कि अधिकतम तन्यता वाला जो धातु है वो आपका सोना है। सोना अधिकतम तन्य होती है दोस्तों। और इसको सोने को अगर देखा जाए तो 10 ग्राम सोने को बोला जाता है कि आप 100 मीटर के आसपास तक मतलब इसकी तन्यता की जा सकती है। तो इस तरह से एक लिमिटेड है कि आप एकदम पतला से पतला एकदम बारीक से बारीक धागा सोना को बना सकते हैं, यानी कि इतना ये तन्य होता है। यही चलते देखते हैं कि आप जब भी तब में सोने का कोई भी चीज़ वस्तु बनवाते हैं आप आभूषण, तो उसमें से कुछ न कुछ चीज़ों को मिक्स किया जाता है। और 24 कैरेट जो सोना होती है, 24 कैरेट सोने का कोई भी धातु यानी कि आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उसमें कुछ मिक्स करके ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखें दोस्तों तो जो तांबा होता है, तांबे धातु का जो तार होता है उसको आसानी से खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाए। जबकि टीन जो हो जाएगा काफ़ी हार्ड होता है, जस्ता और लेड भी इसी टाइप के आता है। तो इस तरह से आप तांबा को आसानी से यहाँ पर खींच सकते हैं। और आपको पता होगा कि विद्युत के चालक के रूप में एक अच्छा
सुचालक होने के चलते इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा सुचालक अगर विद्युत का पूछेगा तो चांदी होता है, लेकिन तांबे जो होती है चांदी की अपेक्षा काफ़ी सस्ता होती है, इसलिए इसको उपयोग में लाया जाता है और अच्छा सुचालक भी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो सबसे नमनीय अगर धातु की अगर बात करें तो ऐसी स्थिति में आपका सोना हो जाएगा। जो सोना होता है दोस्तों, इसको काफ़ी लंबा दूर तक जैसा बताया कि खींचा जा सकता है पतले धागे के रूप में, लेकिन ये काफ़ी मोटा थी महंगा होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो जल में सबसे कम घुलनशील जो गैस होता है वो आपका होता है नाइट्रोजन, यानी कि N2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी जो हो जाएगा, यानी कि 12% राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली जो होता है ऑक्सीकरण करता जो है वो आपका हो जाएगा फ्लोरीन है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है दोस्तों, वो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा, यानी SO2 गैस के कारण जो होती है वो अम्ल वर्षा होती है। और एक कॉमन है कि SO2 जो गैस होती है और एक तो CO2 जो मुख्य उत्तरदायी माना जाता है, और साथ ही इसमें मीथेन गैस को भी माना जाता है। कार्बन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC होता है तो जो ओजोन परत क्षय के लिए माना जाता है। तो ये सब चीज़ें भी देखें तो अम्ल वर्षा में मुख्य भूमिका में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा SO2 गैस को ही प्राथमिकता दिया जाता है, नहीं सबसे हानिकारक होती है हमारा। और यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है CO, ये भी आपके नुकसान होती है वातावरण के लिए। अगला प्रश्न है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र है। तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका पता होगा कि CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। जो मीथेन गैस होता है दोस्तों, वो धान के दलदल से जो होती है, यानी कीचड़ के दलदल से भी प्रश्न पूछ देता है, चाहे धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस ही निकलती है। ये भी प्रश्न को बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रयोग की जाती है, CO2 गैस को प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति थे न्यूलैंड ने। यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। जबकि आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, डार्विन के सबसे पूछा जाता है कि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया जाता है, जिसका बुक था स्पीसीज ऑफ ओरिजिन। इसी बुक में उन्होंने विकासवाद के सिद्धांत दिया था। तो मेंडल ने आपको पता होगा कि ये जेनेटिक्स के द्विगुण संरचना का प्रयोग किया था, जो मेंडल के नाम से आप जानते होंगे कि मटर के पौधों में इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इस तरह से सब नामों को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट जो होता है वो अणु कहलाता है। एक परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों? तो एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। तो सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसे परमाणु कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों, पहले इसको आप पढ़े होंगे, इसके बाद बनाइएगा ऑब्जेक्टिव, तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। और बीच बीच में क्या होती है कि आपकी रिविज़न होती रहनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि हमारा पढ़ाई ठीक डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।